हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज की बीएससी फाइनल ईयर की क्लास में हम प्रति न्यूक्लियो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उस आधार पर कौन सा नाभिक अधिक स्थायी होता है, कौन सा नाभिक कम स्थायी होता है तथा जो अलग अलग एटॉमिक मास नंबर होते हैं उस आधार के ऊपर किस प्रकार से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन परिवर्तित होती है उसके आधार पर हमें ग्राफ बनाएंगे। साथ में जब हम पैकिंग फ्रैक्शन होता है या कोई कौन से नाभिक स्थायी होंगे, कौन से नाभिक अस्थायी होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक रिवीजन के रूप में वापस बता देता हूँ कि मास डिफेक्ट तथा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले मास डिफेक्ट क्या होता है। मास डिफेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि सैद्धांतिक तौर के ऊपर जब हम किसी भी नाभिक के बारे में पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि नाभिक का टोटल जो द्रव्यमान जो होता है वो किसके बराबर होता है। नाभिक के अंदर उपस्थित अवयवों के जो जितने अवयव होते हैं उन सबके द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। मान लो कि अगर किसी नाभिक के अंदर जेड प्रोटॉन है तो उसके अंदर जो न्यूट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, ए माइनस जेड के बराबर। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इनके द्रव्यमान के साथ मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ेंगे तो हमको सैद्धांतिक तौर के ऊपर नाभिक के टोटल द्रव्यमान के बारे में पता चल जाता है। पर जब प्रैक्टिकली इस चीज को देखा गया कि नाभिक का जो टोटल द्रव्यमान है वो उसके सभी अवयवों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है या नहीं होता है। तो उसमें यह पाया गया कि जो नाभिक का टोटल जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक के अंदर उपस्थित सभी अवयवों के द्रव्यमानों के योग के बराबर नहीं होता। इसका कारण ये होता है जो प्रैक्टिकली माना गया या प्रैक्टिकली जो देखा गया वो यह था कि जब अनंत दूरी से नाभिक के अंदर जो उपस्थित अवयव होते हैं वो अनंत दूरी से आके किसी नाभिक का जो निर्माण करते हैं उस कंडीशन के अंदर जब ये एक दूसरे के साथ अवयव बंधन ऊर्जा बनते हैं उस कंडीशन में कुछ द्रव्यमान के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं अपने द्रव्यमान को किसके रूप में बंधन ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। उस वजह से जो नाभिक के अंदर अवयवों का द्रव्यमान होता है तथा टोटल नाभिक का जो द्रव्यमान होता है उसमें क्या होता है कुछ अंतर होता है। यही अंतर क्या कहलाता है, द्रव्यमान शक्ति कहलाता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, जो कि नाभिक के अंदर उपस्थित अवयवों के द्रव्यमान तथा टोटल जो नाभिक का द्रव्यमान होता है उसके अंतर के बराबर होता है। अगर इसी द्रव्यमान शक्ति को अगर हम परमाणु के रूप में लिखना चाहे तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के रूप में होता है। तो एमपी जगह पर प्रोटॉन के द्रव्यमान पर जगह पर अगर हम हाइड्रोजन के द्रव्यमान का यूज भी करेंगे तो उस कंडीशन में जो द्रव्यमान शक्ति प्राप्त होगी वो किस रूप में प्राप्त होगी, वो द्रव्यमान शक्ति हमें परमाणु रूप के अंदर जो द्रव्यमान शक्ति होगी उसके रूप में प्राप्त होती है। उसी द्रव्यमान शक्ति के आधार के ऊपर बाइंडिंग एनर्जी की परिभाषा दी गई। बाइंडिंग एनर्जी नाम से पता चलता है कि बांधे रखने वाली किसी भी अवयव को बांधे रखने अपने अंदर बांधे रखने वाली एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, बंधन ऊर्जा होगी। नाभिक के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसको हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो इस प्रकार से किसी भी अवयव को नाभिक के अंदर बांधे रखने को अंदर की तरफ एडजस्ट रखने के लिए जो एनर्जी होगी वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। या फिर नाभिक में से किसी भी न्यूक्लियन को जितने भी न्यूक्लियन है या एक न्यूक्लियन 10 न्यूक्लियन कितने भी न्यूक्लियन है उनमें से किसी भी एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए जो आवश्यक एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। दो परिभाषा, एक तो वह ऊर्जा जिससे किसी न्यूक्लियन को नाभिक के द्वारा बांधा जा सके, अपने अंदर अपने बल के प्रभाव के अंदर बंधित रखा जा सके, वह एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाई जा सकती है। या फिर दूसरी परिभाषा के रूप में हम यह कह सकते हैं वह एनर्जी जिसके द्वारा नाभिक के अंदर उपस्थित सभी न्यूक्लियनों को क्या किया जा सकता है, उस नाभिक से अलग किया जा सके, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी, नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। और इस एनर्जी को जो जिसने परिभाषित किया जिसके द्वारा परिभाषित किया जाता है वो आइंस्टाइन का एनर्जी रिलेशन है जिसको हम E बराबर mc स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। पर यहाँ पे जो एनर्जी या जो द्रव्यमान शक्ति है उसके द्वारा हम क्या निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि हम लोगों को मालूम हो तो अनंत दूरी से आने वाले जो अवयव होते हैं जो मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं उसी में से कुछ द्रव्यमान जो है वो क्या करता है, एनर्जी के रूप में परिवर्तित होता है। इस वजह से जो यहाँ पे द्रव्यमान यूज होगा वो कौन सा द्रव्यमान होगा, जो द्रव्यमान किसके रूप में परिवर्तित हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी के रूप में परिवर्तित होता है। इस वजह से बाइंडिंग एनर्जी का जो सूत्र हुआ वो डेल्टा mc स्क्वायर, और यहाँ पे डेल्टा m का मान क्या है, ZNT प्लस E माइनस ZMN माइनस के NAZ, जो कि किसको बताएगा, बाइंडिंग एनर्जी को बताएगा। और आपको मालूम हो तो 1c स्क्वायर जो होता है वो लगभग 31
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में लिखा जाता है। इस वजह से भी इसको अगर हम आगे की तरफ भी लिखना चाहेंगे तो भी वो लिखा जा सकता है किसके रूप में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को मालूम हो तो मैंने आप लोगों को एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू जो बताई थी वो किसके बराबर बताई थी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेमी के बराबर, जिसको अगर किलोग्राम के रूप में लिखना चाहे तो 1.66 into 10 to the power minus के 27 kg के करीब होती है उसकी वैल्यू। तो अब ये तो क्या है, टोटल नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी का मान पता चल गया। अगर हम वहीं पर इस टोटल नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी के अंदर उसके एटॉमिक मास का क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, उसका भाग दे देंगे, तो प्रति न्यूक्लियन नाभिक के अंदर मान लो 10 न्यूक्लियन है, 20 न्यूक्लियन है, कितने भी न्यूक्लियन है, उसमें से अगर हम टोटल न्यूक्लियनों की संख्या का अगर डिवीजन कर देंगे तो प्रति न्यूक्लियन कितनी बाइंडिंग एनर्जी, मतलब मान लो किसी नाभिक के अंदर 10 न्यूक्लियन है, 20 न्यूक्लियन है, 25 न्यूक्लियन है, तो उन 25 में से प्रति न्यूक्लियन को उस नाभिक में से निकालने के लिए जो एनर्जी होगी उसमें हम क्या बोलेंगे, प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। वो प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी का जो सूत्र होगा वो बाइंडिंग एनर्जी अपन एटॉमिक मास के द्वारा निकाला जाता है। इस प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं, जिसे कि Fb द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी का मान अगर बढ़ता है तो उस कंडीशन के अंदर उस नाभिक का स्तर तो बढ़ता है, अगर वहीं पर इसी प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी का मान अगर घटेगा तो नाभिक की स्टेबिलिटी घट जाएगी। स्टेबिलिटी से मतलब ये कि मान लो कि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना या फिर उसकी जो प्राथमिक अवस्था है, मूल अवस्था है, उससे परिवर्तन होना, वो भी उसकी स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। तो स्टेबिलिटी का अधिक होना या कम होना ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। आप प्रति न्यूक्लियन एक न्यूक्लियन को निकाल पा रहे हो, उसके लिए आपको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी न्यूक्लियन की स्टेबिलिटी। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है अगर ये बढ़ जाती है या पैकिंग फ्रैक्शन अगर बढ़ता है, प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी अगर बढ़ती है तब तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ जाएगी। मतलब उसमें से उस नाभिक में से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकालना क्या होगा, बहुत ही अधिक मुश्किल होता है। उस कंडीशन में वो नाभिक क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये होगी कि बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी या फिर बाइंडिंग फ्रैक्शन का मान क्या घटे, उस कंडीशन में क्या होगा, इजीली अपन आसानी से क्या निकाल सकते हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं। उस कंडीशन के अंदर वो नाभिक क्या होता है, कम स्टेबल होता है। अब इसी स्टेबिलिटी के आधार के ऊपर नाभिक के एटॉमिक मास के साथ में उसका जो प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है उसके लिए एक ग्राफ बनाया गया उनके बीच में, किस किस के बीच में, पैकिंग जो बाइंडिंग फ्रैक्शन था उसके बीच में तथा एटॉमिक मास के बीच में, जो कि ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता है, जो मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूं। ये एटॉमिक मास नंबर तथा ये बाइंडिंग फ्रैक्शन या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका जो ग्राफ जो प्राप्त हुआ था वो इस प्रकार से प्राप्त हुआ था। स्टार्टिंग में आप इस ग्राफ में देखोगे तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन एटॉमिक मास नंबर के साथ बढ़ रही है। तो उस कंडीशन के अंदर ये देखा गया कि जैसे जैसे ए का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, पैकिंग बाइंडिंग फ्रैक्शन का मान बढ़ रहा है, मतलब नाभिकों के स्टाइलों का भी मान बढ़ता जाता है। तो मतलब स्टार्टिंग में तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि आप ये कह सकते हो कि एटॉमिक मास नंबर अगर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन के अंदर बाइंडिंग फ्रैक्शन या फिर आप बोल सकते हो बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज होगा। दूसरी चीज ये कि जिन नाभिकों का बाइंडिंग फ्रैक्शन आप देख रहे हो, दूसरी चीज ये कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इस ग्राफ के अनुसार जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसका औसत मान
पूरे ग्राफ के जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, प्रत्येक न्यूक्लियन मतलब सभी नाभिकों में से कि जितने अगर नाभिक है उन सब में से किसी भी नाभिक में से एक न्यूक्लियन को अगर निकालना है तो उसकी प्रति औसत या फिर प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी का औसत मान जो होता है वो कितना प्राप्त होता है? 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब प्राप्त होता है। और जो ए से लेस देन 20 जिनका एटॉमिक मास नंबर 20 से कम है उन नाभिकों के लिए क्या है, यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही 20 से कम हो रहा है किसका एटॉमिक मास नंबर की नाभिकों का जो एटॉमिक मास नंबर है वो जैसे 20 से कम हो रहा है उस कंडीशन के अंदर आप देखोगे एटॉमिक मास नंबर कि जैसे 20 से कम हो उस कंडीशन के अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान भी क्या हो रहा है? कम है। किससे कम है? 8 से कम है। इस कंडीशन के अंदर जो नाभिक होते हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर 20 से कम वो नाभिक क्या होते हैं? थोड़े से कम हिस्से होते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि ए के मान जिन नाभिकों के लिए 20 से कम है उन नाभिकों के अंदर क्या होते हैं? रेडियोधर्मी समस्थानिक पाए जाते हैं। रेडियोधर्मी समस्थानिक से मतलब क्या है? जिनके अंदर प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है और उनका एटॉमिक मास नंबर क्या होता रहता है? बदलता रहता है। वही की वही सेम कंडीशन किसमें पाई जाती है? जिन एटमों के अंदर जिनका एटॉमिक मास नंबर क्या है? 180 से ऊपर है। तो दो कंडीशन है, एक तो वो नाभिक जिनका एटॉमिक मास नंबर क्या है? लेस देन 20 और एटॉमिक मास नंबर क्या है? ग्रेटर देन 180 वालों के अंदर क्या जाते हैं? समस्थानिक रेडियोधर्मी समस्थानिक, ये रेडियोधर्मी समस्थानिक नाभिक होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है पर न्यूट्रॉन तथा एटॉमिक मास नंबर क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। तो उस वजह से भी ये नाभिक क्या होते हैं? थोड़े से कम स्थायी होते हैं तथा इनके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी होती है तथा इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो क्या होती है? लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एक तो तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये बना। एक पहला पॉइंट तो क्या है? जैसे एटॉमिक मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी। दूसरी चीज इस ग्राफ से ये पता चलती है कि जो एटॉमिक मास एनर्जी होती है सॉरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है किसी भी नाभिक में से निकालने के लिए वो इस ग्राफ के द्वारा जो इसकी एवरेज वैल्यू जो प्राप्त होती है वो कितनी होती है? 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा पॉइंट जो इसमें ये बनता है कि जिन जिन एटमों के लिए एटॉमिक मास नंबर 20 से कम है और दूसरा एटॉमिक मास नंबर 180 से अधिक है उनके अंदर क्या होते हैं? रेडियोधर्मी समस्थानिक नाभिक पाए जाते हैं। रेडियोधर्मी समस्थानिक नाभिक पाए जाने की वजह से उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। और जिस नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी सबसे अधिक होती है जिसमें से प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की आवश्यकता होती है वो जो होता है वो 56 नंबर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? आयरन। तो मतलब इस ग्राफ के द्वारा जो नाभिक सबसे ज्यादा स्टेबल बताया गया है जिस नाभिक के अंदर से हमको प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती आवश्यकता होती है वो कौन सा है? आयरन। और आयरन के लिए जो सबसे आप देखोगे इस ग्राफ के अंदर जो सबसे ज्यादा एनर्जी या सबसे मैक्सिमम पॉइंट होता है ग्राफ का पीक पॉइंट वो किसके लिए प्राप्त होता है? आयरन के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन से प्रति न्यूक्लियन आयरन के अंदर जो एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन है उसको निकालने के लिए बाकी सभी नाभिकों की तुलना में क्या सबसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि इस ग्राफ से ये भी पता चलता है कि जिन जिन नाभिकों के अंदर एटॉमिक मास नंबर ये लेस देन 20 है इन ए लेस देन 20 वाले नाभिकों में जिन नाभिकों के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कैसी है? एक समान। जैसे सम संख्या में प्रोटॉन है सम संख्या में न्यूट्रॉन है जैसे कि आप देख सकते हो 6C12 8O16 ये ऐसे नाभिक है। और साथ में एक एग्जाम्पल हीलियम का आप देख सकते हो 2He4 4Be8 ये 4 नाभिक ऐसे नाभिक होते हैं जिनके अंदर आप देखोगे जितने प्रोटॉन है उतने के उतने न्यूट्रॉन है। साथ में ये भी कह सकते हैं सम प्रोटॉन तथा सम न्यूट्रॉन है। ऐसे नाभिकों के अंदर क्या होगा कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन किस रूप में होते हैं? युग्मन के रूप में हो सकते हैं तथा इनका स्थायित्व जो होता है वो क्या होता है? बाकी वाले जो ये लेस देन 20 के अंदर बाकी वाले न्यूट्रॉन बाकी वाले जो नाभिक होते हैं उनकी तुलना में इन नाभिकों का स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि मैंने आप लोगों को मैजिक नंबर बताया था। इस ग्राफ के अंदर वह नाभिक जिनके अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या किसके मैजिक नंबर
2, 8, 20, 28, 50, 82 तथा 126 के बराबर अगर किसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या है तो उन नाभिकों के अंदर भी क्या होंगे, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या होंगे, युग्म के रूप में होंगे, एक दूसरे के साथ पूर्ण युग्म के रूप में होंगे। उन नाभिकों के अंदर से भी किसी भी उन नाभिकों में से भी एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिए होगी, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस ग्राफ से टोटली 5 चीजें पता चलती है। एक तो पहली चीज ये पता चलेगी कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन बढ़ेगी। दूसरी चीज हम ये कहेंगे कि जो इस ग्राफ से पूरे न्यूक्लियनों के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो मिलती है उसका औसत मान कितना होता है, 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन। तीसरी चीज ये कि A लेस देन 20 वाले जितने भी नाभिक है या A ग्रेटर देन 180 वाले जितने भी नाभिक है उनके लिए एटॉमिक मास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है उसका मान क्या होता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि इनके जो समस्थानिक जो होते हैं, इनके अंदर जो रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन की संख्या समान होता है, न्यूट्रॉन तथा एटॉमिक मास नंबर भिन्न होते हैं, वो पाए जाते हैं। उस वजह से इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो होती है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। चौथा पॉइंट, A लेस देन 20 के अंदर ऐसे नाभिक भी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, 6C12 8O16 का 2A हीलियम 14 तथा बेरिलियम ऐसे नाभिक भी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो सम संख्या के रूप में होती है। सम संख्या के रूप में होने के कारण ये नाभिक जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से युग्म के रूप में होते हैं, जिस वजह से भी इनमें से जो होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। उस वजह से ये बाकी वाले जो A लेस देन 20 होते हैं उन नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। पांचवा पॉइंट, जो जिन नाभिकों के अंदर मैजिक नंबर के बराबर के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं वो भी किस रूप में होते हैं, पूर्ण युग्म के रूप में होते हैं। पूर्ण युग्म के रूप में होने के कारण उनसे भी प्रति न्यूक्लियन को निकालना, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को निकालने के लिए अधिक बाइंडिंग एनर्जी की आवश्यकता होती है। उस वजह से भी ये नाभिक स्थायी होते हैं। तो A20 से लेके 180 के बीच के जो नाभिक होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी तो बहुत अधिक होती है क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, वो अधिक स्थायी होते हैं। जिससे A लेस देन 20 से लेके 180 के बीच वाले, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है उनके अंदर रेडियोधर्मी समस्थानिक नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर रेडियोधर्मी समस्थानिक पाए जाएंगे वो कम स्थायी होते हैं बाकी वाले नाभिकों की तुलना में। और इस स्थायित्व और अस्थायित्व के बारे में हम संकुलन क्षमता के बारे में, संकुलन गुणांक, पैकिंग फ्रिक्शन के द्वारा भी पता कर सकते हैं, जो कि जस्ट इसके बाद में आएगा। अब इसमें जो अगला टॉपिक होगा वो संकुलन गुणांक या फिर आप उसको कह सकते हो संकुलन क्षमता, जिसे पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो एटॉमिक मास तथा जो एटॉमिक मास या मास इफेक्ट तथा जो एटॉमिक मास होता है उसके रेशियो के बराबर होता है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, जो मैंने आप लोगों के लिए बताई रेडियोधर्मी समस्थानिक नाभिक तथा उसके बाद A लेस देन 20 वाले जो नाभिक बताए, इनमें एक और कारण होता है। एक तो इसके अंदर सम प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि हम लोगों ने जब पढ़ा था कि क्यू चतुर्ध्रुव आघूर्ण पढ़ा था। चतुर्ध्रुव आघूर्ण को जैसे हम क्यू से प्रदर्शित करते थे, जिसके अंदर क्यू का मान क्या होता था, 0 होता था। 0 होने के कारण वो नाभिक क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। तो उस वजह से भी क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे सम प्रोटॉन और सम न्यूट्रॉन होते हैं। उस वजह से ये कह सकते हैं सिमेट्रिक न्यूक्लियस होते हैं या सिमेट्रिक नाभिक बोल सकते हैं, जिनके अंदर जो आवेशों का वितरण होता है वो किस प्रकार से होता है, एक सममित आकृति के अंदर होता है। जब इनके अंदर आवेशों का वितरण एक सममित आकृति में होगा उस वजह से इनके अंदर चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। उस वजह से भी ये नाभिक क्या होते हैं, बाकी वाले नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है संकुलन गुणांक, जिसे कि हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बारे में हम पैकिंग फ्रैक्शन के द्वारा किस प्रकार से नाभिकों को क्या कह सकते हैं, स्थायी या अस्थायी बता सकते हैं, उसके बारे में इसके अंदर बताया जाएगा।
संकुलन गुणांक, जिसे कि बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। संकुलन गुणांक जो होता है वो द्रव्यमान शक्ति तथा द्रव्यमान संख्या के अनुपात के बराबर होता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, किससे F से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या किसके द्रव्यमान शक्ति तथा द्रव्यमान संख्या A के अनुपात के बराबर होता है। F बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा M अपॉन A। डेल्टा एम है जेड एम पी प्लस ए माइनस के जेड एम एन माइनस के एम ए जेड अपॉन ए से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हम इस चीज को किससे प्रदर्शित नहीं कर सकते, ए से भी बता सकते हैं। यहाँ पे एफ बराबर क्या होता है, ए माइनस के एम अपॉन ए। एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एम अपॉन ए से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पर हमको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो किसके अनुपात के बराबर होता है। पैकिंग फ्रैक्शन हमेशा द्रव्यमान शक्ति तथा द्रव्यमान संख्या के रेशियो के बराबर होता है। इसकी वैल्यू जब पॉजिटिव तथा नेगेटिव होती है वो इसके ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जैसे कि इसके अंदर जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। किसके बीच में, एटॉमिक मास नंबर ए तथा पैकिंग फ्रैक्शन एफ के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, जिसमें ए लेस देन 20 तथा ए ग्रेटर देन 180। और ये जो बीच वाला भाग होता है ये कहां से कहां तक का होता है, ए 21 से लेके ए 170 तक। अब यहां पे देखेंगे तो एफ का मान क्या है, इस जगह पे तो कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू है। इस जगह पे इसकी वैल्यू कैसी है, इस जगह पे भी पॉजिटिव, पर यहां पे एफ कैसा है, नेगेटिव। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है उस आधार के ऊपर यह कहा जाता है जिस नाभिक या जिस परमाणु के नाभिक के लिए एटॉमिक मास के लिए क्या है, अगर एफ का मान क्या है, पॉजिटिव है, उनके अंदर तो क्या पाए जाएंगे, रेडियो धर्मी समस्थानिक पाए जाते हैं। और जिन नाभिकों के लिए पैकिंग फ्रैक्शन का मान क्या होता है, एफ लेस देन या एफ लेस देन 0 या एफ नेगेटिव, जिसके अंदर एफ का मान ऋणात्मक है, उस कंडीशन के अंदर उन नाभिकों के अंदर किसी प्रकार के कोई रेडियो धर्मी समस्थानिक नहीं पाए जाते। रेडियो धर्मी समस्थानिक जिन नाभिकों के लिए पाए जाएंगे वो नाभिक क्या होंगे, कम विषयी होते, जिन नाभिकों के अंदर रेडियो धर्मी समस्थानिक नहीं पाए जाते। जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, उसके लिए तो नाभिक कैसा होगा, अस्थायी नाभिक होगा। लेकिन जिन नाभिकों के लिए पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन गुणांक का मान क्या होता है, नेगेटिव आता है, वो नाभिक क्या होते हैं, पॉजिटिव संकुलन क्षमता वाले नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी पाए जाते हैं। इसका एक ही कारण होता है क्योंकि जिन नाभिकों के अंदर रेडियो धर्मी समस्थानिक पाए जाते हैं उनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जिन नाभिकों रेडियो धर्मी समस्थानिक जिनके अंदर नहीं पाए जाएंगे उनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा और वो अधिक स्थायी होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि A21 से लेकर A179 तक वाले ये नाभिक जो होंगे ये कैसे नाभिक होते हैं, स्थायी नाभिक होते हैं। यानी कि इन नाभिकों में से अगर हमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी का मान जो नॉर्मली दूसरे A लेस देन 20 और A ग्रेटर देन 180 वाले नाभिक होंगे उनकी तुलना में अधिक आवश्यकता होती है। और ये हमें जो बाइंडिंग एनर्जी और मतलब एटॉमिक मास होता है उसमें भी यही पाया गया था, इसमें भी यही पाया जाता है। बस इस ग्राफ से ये पता चलेगा कि जिनके अंदर नाभिकों के अंदर रेडियो धर्मी समस्थानिक पाए जाते हैं उनके लिए तो पैकिंग फ्रैक्शन होगा उसका मान क्या होगा, पॉजिटिव। और जिनमें रेडियो धर्मी नाभिक नहीं पाए जाते उनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये इस ग्राफ से मेन पॉइंट पता चलता है तथा कौन से नाभिक स्थायी होंगे और कौन से नाभिक अस्थायी होंगे इसके बारे में भी इस ग्राफ के द्वारा पता चल सकता है।